मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में पुनः आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में जो बात कर रहे थे उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोगों ने सल्तनत कालीन प्रशासन की बात की थी। और इस प्रशासन में ये चीज देखा था कि कैसे सल्तनत कालीन सुल्तानों ने अपने प्रशासन को अधिकारों के सहित अनेक अधिकारियों में वितरित किया और इन अधिकारियों के माध्यम से ही संपूर्ण शासन अपने अधीन रखा। शासक अगर शक्तिशाली था तो उसने इन अधिकारियों पर नियंत्रण स्थापित किया। यदि सुल्तान अयोग्य हो गया तो ये अधिकारी स्वतंत्र हो जाते थे या स्वच्छंद हो जाते थे या यही निर्माता हो जाते थे सुल्तानों को बनाने वाले। ये चीजें हुई। हम लोग आज की क्लास में सल्तनत के स्थान पर मुगल कालीन शासन व्यवस्था की बात करेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि बाबर के समय, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा समय ही नहीं मिला बाबर को, लेकिन फिर भी जो मिला उसमें बाबर ने कहीं ना कहीं अपने शासन को एक व्यवस्थित रूप देने की कोशिश की। तो भी रहा हो, थोड़े ही समय में कुछ न कुछ व्यवस्था दिया बाबर ने, और वही जो व्यवस्था थी उसी को हुमायूं ने आगे बढ़ाया। लेकिन 10 साल बाद शूर वंश स्थापित हो गया, द्वितीय अफगान वंश भारत में स्थापित हुआ। तो मुगलों की प्रारंभिक दौर में बाबर और हुमायूं के समय जो व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की गई वह व्यवस्था अस्थायी नहीं हो पाई। लेकिन हुमायूं के पश्चात जब व्यवस्था नहीं आती है समय अकबर का, तो अकबर ने एक ऐसी व्यवस्था दी प्रशासनिक जो आगे अस्थायी रही और जिसके सीमित रूप में जिसको हम आज भी देखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं मुगल प्रशासन व्यवस्था की, और ये देखा जाए कि मुगलों के समय में प्रशासनिक व्यवस्था कैसे संचालित होती है, उसमें कैसे कैसे परिवर्तन हुए और कौन कौन से उसमें अधिकारी थे, उन अधिकारियों के कार्य क्या क्या रहे होंगे। चलिए, तो आज हम लोग मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं। मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन। जब हम मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन या कोई भी प्रशासन की बात करते हैं तो इसमें सर्वोच्च सत्ता या सर्वोच्च स्थान किसका रहा? हमेशा बादशाह का। मुगल काल की बात हो रही है तो बादशाह, सल्तनत काल की बात होगी तो सुल्तान। ठीक है, तो सर्वोच्च सत्ता यानी केंद्र में जिसके पास सभी शक्तियों का केंद्रीकरण हो वहां कौन है? बादशाह या बादशाह। ठीक है, आप जब बादशाह से नीचे की बात करते हैं, क्योंकि बादशाह के विषय में हम लोग ऑलरेडी इतना जानते हैं, उसके अधिकार असीमित थे, इसलिए हम जब बात करते हैं तो प्रशासन की बात करेंगे तो बादशाह के अधीनस्थ अधिकारियों की बात करेंगे, न कि बादशाह की बात करनी है। तो अब इसके अधीनस्थ अधिकारियों में जब बात करते हैं तो जो मुगल में पहला अधिकारी था वो होता था वकील। ठीक है, इसको वकील मुतलक भी कहते थे, या वकीली आप कह सकते हैं या वकील मुतलक। ठीक है, हम इस वकील की जो बात देखते हैं वो स्टार्ट होता है बाबर के समय से, लेकिन महत्वपूर्ण पद बना ये बैरम खां के समय, क्योंकि बैरम खां हुमायूं के वकील थे। ठीक, अकबर की संरक्षकता भी बैरम खां के अधीन रही, और जब अकबर गद्दी पर बैठे
तो अकबर के भी वकील यानी अकबर के पहले वकील बैरम खां ही रहे। और टाइम पीरियड इनका क्या रहा? 1556 से 60 तक। अब देखिए वकील का अधिकार क्या क्या रहा होगा। बाद में अकबर के समय माहम अनगा ये भी अकबर के समय वकील के पद पर रही हैं। इस वकील को हम लोग एज ए प्रधानमंत्री मान सकते हैं। ठीक है, इकलौती महिला हैं जो वकील के पद को सुशोभित किया। इकलौती शासिका थी, स्त्री शासिका, जिन्होंने सुल्तान के पद को सुशोभित किया। ध्यान रखिएगा, सुल्तान, रजिया, वकील यानी प्रधानमंत्री के पद पर, महामनगा, ठीक है, इकलौती हैं संयुक्त रूप से मुजफ्फर खां के साथ, ये भी प्रधानमंत्री या वकील रहीं, वकील मुतलक रहीं। टाइम क्या था इनका? अकबर के समय 1560 के पश्चात, थोड़े से समय, ज्यादा समय इनको वकील नहीं, लेकिन इकलौती हैं इसलिए इनके विषय में पूछा जाता है। अब वकील के हम लोग अधिकार की बात करें तो जब वकील के अधिकार की बात करते हैं तो वकील के अधिकार क्या हैं? सुल्तान बादशाह के बाद यही प्रतिनिधि है किसका? बादशाह का। यानी बादशाह की अनुपस्थिति में बादशाह के सभी कार्य संचालित करने की जिम्मेदारी वकील मुतलक की होगी। ठीक, अब अगर यही है तो इसका कार्यक्षेत्र क्या होगा? न्यायिक। पहला भाई जो सुल्तान के पास अधिकार है, बादशाह के पास अधिकार, वो वकील के पास भी आ जाएगा। दूसरा क्या होगा? प्रशासनिक, क्योंकि सुल्तान के पास भी प्रशासनिक अधिकार थे, वकील के पास भी प्रशासनिक अधिकार आएंगे। ठीक, अब इस प्रशासनिक अधिकार में इसके पास राजस्व प्लस सेना, ये दोनों के भी अधिकार होते थे। राजस्व वसूली भी जा सकता था, यानी दीवान इसके अधीन है, उसके कार्यों की जांच पड़ताल ये कर सकता है। मीर बख्शी वो भी इसके अधीन है, यानी मीर बख्शी के भी कार्यों की जांच पड़ताल ये कर सकता है। ठीक है, अब कई वकील हुए, सबके समय अलग अलग वकील हुए। सामान्यतः पूछा इनके बारे में ही जाता है, नहीं तो वकील ए मुतलक था कौन? तो इसके विषय जानिए कि वकील ए मुतलक शासक के जस्ट बाद का अधिकारी होता था, जो शासक की अनुपस्थिति में शासक के सभी कार्य प्रतिपादित करता था या निष्पादित करता था। इसका प्रमुख रूप से शासन के सभी विभागों पर नियंत्रण होता था। जैसे शिवाजी के अष्टप्रधान में पेशवा की स्थिति थी, वही मुगल शासन व्यवस्था में वकील की स्थिति रही है। धीरे धीरे जब देखा गया कि वकील की शक्तियां ज्यादा बढ़ने लगी, वकील अपने आप को निरंकुश करने लगे, तो धीरे धीरे वकील के अधीनस्थ कुछ और अधिकारी रखे गए, वकील के कार्यों को छोटा किया गया ताकि वकील के अधिकार सीमित किए जा सके। अधिकार सीमित के साथ साथ इस पर नियंत्रण भी किया जा सके, ये चीजें यहाँ आई। ठीक है, तो अब हम लोग उसके बाद की बात करते हैं। एक दूसरा अधिकारी आता है वकील के बाद, दीवान। दीवान अशरफ, या दीवान आला, दीवान अशरफ या दीवान आला। ठीक है, दीवान से जैसे ही दीवान नाम आए सामने, मान लीजिए कि यह बंदा राजस्व से संबंधित होगा। दीवानी इत्यादि सुना ही होगा, कचहरी इत्यादि होती है, वहां क्या होते हैं मुकदमे, ज्यादातर राजस्व से संबंधित मुकदमे ही सुने जाते हैं दीवानी में। तो जब दीवानी में राजस्व से संबंधित, तो दीवान यानी राजस्व से संबंधित होगा, तो
तो दीवान राजस्व से संबंधित है। इसके कार्य क्या हो सकते हैं? राजस्व की वसूली, आय व्यय पर नियंत्रण, उनकी लेखा जोखा, ये सारे काम होते थे। अब दीवान के पास भाई काम भी तो बहुत हो गया, सब चीजें पूरा वित्त मंत्रालय इसी के पास है, वसूली इत्यादि का भी ठेका सब इसी के पास है, किसको कितनी जागीर देनी है, किस व्यवस्था में किसको नियोजित करना है, सारा काम इसका है। मनसबदारी जागीरदारी व्यवस्था पर नियंत्रण, उसके अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण, मनसबदारों पर नियंत्रण, जागीरदारों पर नियंत्रण, ये सारा काम इसके अधीन है। नियंत्रण कैसे? राजस्व के क्षेत्र में, सैनिक क्षेत्र में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजस्व के क्षेत्र में। जब नियंत्रण इत्यादि उनके पास राजस्व के क्षेत्र में है तो टोटल वित्तीय स्थिति इन्हीं के तो हाथ में होगी। तो उस नियंत्रण को स्थापित करने के लिए इनके पास कई अधिकारी भी होते थे। जैसे हम लोग एक चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। दीवान, देखिए पहला अधिकारी दीवान तन, दीवाने तन, देखते रहिएगा, काम अभी हम लोग बाद में देख लेते हैं। दूसरा दीवाने खालसा, खालसा। तीसरा दीवाने बयूतात, बयूतात। चौथा दीवाने मुस्तौफी, मुस्तौफी। लास्ट जो है दीवाने मुशरिफ, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, यानी 5 ऐसे अधीनस्थ अधिकारी हैं जिनका काम है मुख्य दीवान यानी दीवाने अशरफ के कार्यों को निष्पादित करने में सहायता देना। अब इन सबके भी अपने अपने कार्य हैं। क्यों कार्य का बंटवारा किया गया? ताकि दीवान की भी शक्तियों को नियंत्रित किया जा सके। अगर दीवान की शक्तियों को नियंत्रित नहीं करेंगे, उसकी शक्तियां किसी एक ही व्यक्ति में केंद्रीकृत हो जाएंगी, तो किसी एक व्यक्ति के पास पूंजी का संग्रहण उस व्यक्ति के स्वतंत्रता की प्रवृत्ति को ज्यादा जन्म देगा। इसलिए दीवान की शक्तियों को नियंत्रित किया गया। दीवाने तन का काम क्या है? देखिए, वेतन संबंधी कार्य, ठीक है। दीवाने तन का काम था वेतन संबंधी कार्य को देखना। साथ ही साथ अगर वेतन संबंधी, तो हम जब मुगल काल की बात करते हैं तो देखिए इसमें वेतन किस रूप में दिए जाते थे? कुछ को नगद दिए जाते थे, कुछ को जागीर दिया जाता, तभी तो जागीरदारी पद्धति आई, ठीक है। तो अगर वेतन संबंधी कार्य है इसका, तो वेतन में जागीर भी तो आते थे। अब जब जागीर दे रहा है तो जागीर में आय और व्यय दोनों चीज देखा जाएगा कि वास्तविक आय कितनी हो रही है, अनुमानित आय कितनी है। तो वास्तविक आय के अकॉर्डिंग या अनुमानित आय के अकॉर्डिंग जागीर का वितरण इसी के अकॉर्डिंग होता था। यानी दीवाने तन जागीरदारों, मनसबदारों, सैनिकों इत्यादि के वेतन के विषय में संपूर्ण अधिकार रखता था, ठीक। दूसरा दीवाने खालसा, हम लोगों ने खालसा की बात की, तो खालसा क्या थी? एक ऐसी भूमि जो राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती थी। खालसा से तात्पर्य वह भूमि जो राज्य के या शासक के प्रत्यक्ष नियंत्रण में हो। तो दीवाने खालसा की तात्पर्य, तो यानी खालसा क्या हो गया? राज्य के नियंत्रण की भूमि, यानी जो राज्य के नियंत्रण की भूमि होगी उसका जो पूरा लेखा व्यय इत्यादि देखेगा वो दीवाने खालसा हो जाएगा। राज्य की भूमि का प्रबंधक, ठीक है। दीवाने बयूतात, ठीक है, इसका काम क्या है? जब हम लोग बयूतात की बात करते हैं तो बयूतात से संबंध किसका आ जाता है? बयूतात से संबंध कारखानों इत्यादि का होता है। कारखानों से उत्पादन, व्यापार इत्यादि टोटल, ठीक है। तो इसका क्या करता? कारखानों की आय व्यय का निरीक्षक,
कारखानों की आय व्यय का निरीक्षक हो जाता था। दीवाने मुस्तफी, देखिए ये कारखानों की आय व्यय का है। दीवाने मुस्तफी का काम क्या था? राज्य की आय व्यय का निरीक्षक। यानी महालेखा परीक्षक है। वर्तमान में जो महालेखा परीक्षक का कार्य है वही दीवाने मुस्तफी का मुगल काल के दौरान कार्य होता था। यानी उस समय का महालेखा परीक्षक दीवाने मुशरिफ, दीवाने मुशरिफ इसका काम क्या है? आय व्यय का महालेखाकार। यानी कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, उन सभी का हिसाब किताब दीवाने मुशरिफ ही रखता था, अन्य किसी को काम नहीं था। अब देखिए दीवान है, दीवान को राज्य की आय व्यय का हिसाब लेना है दीवाने मुशरिफ के पास। इसको कैग यानी जांच पड़ताल वाली काम करनी है तो वो इसके पास। कहीं ज्यादा खर्चा नहीं हो गया, ये योजना थी इस पे 500 रुपए खर्च होने हैं, कहीं 800 रुपए न दे दिए गए हों, ये सारा काम इसका। यानी जहां जितने की जरूरत हो उतनी ही पूंजी वहां दी जाए। ऐसा ना हो कि जरूरत है 100 रुपए की और दी गई 500 रुपए। अगर ऐसा होगा तो स्वाभाविक है वहां भ्रष्टाचार की मात्रा बढ़ेगी। भाई आवश्यकता से ज्यादा दे दिया जाए तो व्यक्ति खर्चा भी ज्यादा करेगा, तो यहां ये चीज आ जाएगी। अब देखिए दीवाने बहुतात, इसका क्या क्या? कारखाने। मुगल काल में उत्पादन भी होता था, मुगल परिवार व्यय भी आयात निर्यात में भी संलग्न था, बाह्य व्यापार भी मुगल परिवार के सदस्य करते थे। तो अगर मुगल परिवार के सदस्य व्यापार में भी हैं, उत्पादन भी हो रहा है, राज्य के खर्चे से कई प्रकार के कारखाने हैं, उन कारखानों में उत्पादन भी हो रहा है, तो स्वाभाविक है उन कारखानों से होने वाली आय व्यय का निरीक्षण भी होगा। तो उसका काम दीवाने बहुतात करता था। खालसा भूमि बहुत ज्यादा थी तो खालसा भूमि का प्रबंधक हो गया कौन? दीवाने खालसा। खालसा भूमि राज्य के नियंत्रण में रहने वाली भूमि होती थी, जो राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती थी। उस खालसा भूमि को राजा की आय मानी जाती थी। राजा चाहता तो उसमें जगीरदारी इत्यादि दे सकता था, जागीरदार भी दे सकता था उनको वेतन के रूप में। फिर दीवाने तन, इसका काम क्या था? वेतन संबंधी कार्य। जो भी कार्य होते थे वो सारे यही करता था, वेतन संबंधी। ठीक है, तो ये चीजें आ गई दीवान का दीवाने अशरफ या दीवाने आला के अधीन ये अधिकारी हैं। ठीक है, इनके ये कार्य हैं। नेक्स्ट जो आएगा हम लोगों का वो होगा मीर बख्शी। मीर बख्शी तीसरा प्रमुख अधिकारी। बख्शी, मीर बख्शी, जैसे ही बख्शी या मीर बख्शी से बात आए, मान लीजिए कि सेना से संबंधित हैं, यानी सेना का प्रमुख है लेकिन सेनापति नहीं है, सेनापति कोई और भी हो सकता है। इसका काम क्या है? सेना से संबंधित कार्य बहुत से होते हैं, वो सारा यही करेगा। देखिए मीर बख्शी, इसे एक और नाम दिया गया अफसर ए खजाना। अफसर ए खजाना, ठीक है। अर्थात क्या खजाना से तात्पर्य जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं, यानी पैसा ढेर सारा यहाँ रखा जाता है, उसका अधिकारी है। ज्यादातर मीर बख्शी और दीवान ये केंद्र में एक दूसरे पर नियंत्रण का कार्य करते थे। भाई खजाना है तो खजाने की सुरक्षा कौन करेगा? सेना तो करेगी। और सेना किसके अधीन? मीर बख्शी के अधीन। खजाना कलेक्ट कौन करेगा? दीवान। तो एक दूसरे के पूरक भी हैं और एक दूसरे पर नियंत्रण का भी कार्य कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज हाकिम्स, हम लोग इस पे बात की है। हाकिम्स किसके समय आया? जहांगीर के, यही तो। और जहांगीर के समय जब आया तो इसने मीर बख्शी को क्या कहा? लेफ्टिनेंट
लेफ्टिनेंट जनरल कहा है, ठीक, पहला चीज। दूसरा देखिए, यह सेनापति नहीं होता था, प्रमुख सेनापति नहीं होता था। क्यों? क्योंकि सेनापति का काम क्या होता है? सेना को नेतृत्व प्रदान करना, ठीक है। और जिस व्यक्ति के पास सेना के वेतन की जिम्मेदारी होगी, वेतन देने की जिम्मेदारी होगी, सेना के प्रशिक्षण इत्यादि की जिम्मेदारी होगी, वह इसी कार्य में इतना ज्यादा व्यस्त रहेगा कि वो नेतृत्व के विषय में या प्रशिक्षण के विषय में, अपने स्वयं के प्रशिक्षण के विषय में नहीं सोच सकता। तो अगर वो स्वयं को प्रशिक्षित नहीं रखेगा सेना के लिए, तो फिर सेनापति कैसे हो सकता है? ये तो होगा। तो अगर वो सेनापति नहीं हो सकता, तो फिर उसका काम, सेनापति का कार्य किसी और को होगा। और मीरबख्शी का काम क्या होगा? सैनिकों के वेतन का कार्य, ठीक है, वेतन का काम, प्रशिक्षण का काम। और देखिए इनका काम क्या है। हम लोगों ने बात की है गुप्तचर व्यवस्था की, ये तो बात की थी। बरीद, ये होते थे गुप्तचर मुगल काल में, जैसे वहां मुन्हियान, वैसे यहाँ बरीद। उसमें भी बरीद पाए जाते थे, लेकिन मुख्यतः मुन्हियान ही होते थे। दूसरे शवानी या वाक्यानवीश, ये सब अलग अलग गुप्तचर हैं, ठीक है। इनका प्रमुख होता था कौन? मीरबख्शी, यानी संपूर्ण गुप्तचर व्यवस्था का प्रमुख मीरबख्शी है। ये लोग अपनी रिपोर्ट किसको देते थे? मीरबख्शी को। अर्थात एक महत्वपूर्ण पद है प्रशासन में। हम जब लोग देखते हैं तो ये तीसरा प्रमुख पद है। वकील पहले पे, दूसरे पे दीवान, और तीसरे पे मीरबख्शी। सैनिक अधिकार नहीं है, सेनापति नहीं है, लेकिन फिर भी संपूर्ण सेना और संपूर्ण गुप्तचर व्यवस्था को नियंत्रित करने का काम इसी बंदे के पास है। देखिए दूसरा इनका काम। अब जब हम इनके गुप्तचर व्यवस्था की बात कर लिए कि गुप्तचरों पर इनका ही काम होता था, ठीक है, तो अब इसके साथ और भी काम क्या आता है? मनसब का आवंटन। मुगल काल में अकबर के समय मनसबदारी व्यवस्था प्रयोग में आती है। अब मनसबदारी जब व्यवस्था आई तो मनसब का भी आवंटन होगा। मनसब में जब देखते हैं तो फजल के अनुसार 66 प्रकार के थे, लेकिन उन्होंने उल्लेख केवल 33 प्रकार के मनसबदारों का किया, और उसमें भी प्रमुखता उन्होंने 3 प्रकार के मनसब बताए। ऐसे मनसब जिनके जात का पद सवार के पद से ज्यादा होता था, ऐसे जिनके जात का पद सवार पद के आधा होता था, ऐसे जिनके जात का मतलब सवार पद से आधे से कम होता था। प्रथम द्वितीय तृतीय में आगे, ठीक है। तो ये मनसबदारी व्यवस्था में मनसब का आवंटन यानी जात और सवार पद के आवंटन का कार्य किसके पास? मीरबख्शी के पास, ठीक है। दूसरा वेतन सूची। सूची जिसे कहते थे सरखत। सरखत पर हस्ताक्षर अगर इसका नहीं हुआ, सैनिकों की वेतन सूची है ये, तो फिर वेतन नहीं मिल सकता है। यानी सैनिकों को वेतन बिना इसके दस्तखत के नहीं दिए जा सकते थे। मनसबदारों को वेतन बिना मीरबख्शी के साइन के नहीं दिए जा सकते थे। जमींदारों को वेतन बिना इसके दस्तखत के नहीं दिए जा सकते थे। ऐसे लोग जिनको यहां से वेतन मिलता था, नहीं तो अधिकतर मनसबदार और जमींदारों को स्थिति क्या थी? उनको जागीरदारी क्षेत्र या मनसबदारी क्षेत्र ही दिया गया, वहां से जो राजस्व मिलता था वही उनका वेतन हो जाता था। वो राजस्व उनके निर्धारित वेतन से ज्यादा हो या कम हो, हमारी हेडक है, शासन का नहीं। तो ऐसे में होता क्या था कि जमींदार जो हैं, क्योंकि स्थानांतरित भी होता था, पैतृक नहीं होता था इनका पद, तो वो लोग करते क्या थे? कहीं कहीं ज्यादा राजस्व वसूल कर लेते, ठीक है। नेक्स्ट हुआ मीरे सामा।
मीरे सामा। मीरे सामा, ठीक है। यह जो पद है ये मुगलों की देन है और इसका कार्य क्या होता था? कारखाने का प्रमुख। कारखाने का प्रमुख, रसोइये का प्रमुख, जो भी शाही आवश्यकताएं हों उन सबकी पूर्ति यही करता था। कारखाने का प्रमुख क्यों कहा गया? अधिकतर शाही आवश्यकताएं कारखाने में ही बनती थी, तो शाही आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करना इसका काम है। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, शाही आवश्यकताओं का प्रबंधक। अब शाही आवश्यकताएं कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, कुछ काम और इसके हैं। दरबारी शिष्टाचार। सल्तनत काल में दरबारी शिष्टाचार किसके अधीन? अमीरे हाजिब के अधीन। यहां दरबारी शिष्टाचार किसके अधीन? मीरे सामा के अधीन। ठीक। शाही अंगरक्षक। शाही अंगरक्षकों पर नियंत्रण। ठीक है, ये सारा काम मीरे सामा के अधीन होता था, यानी मीरे सामा भी राज परिवार से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ अधिकारी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। काजी उल कुजात जो सल्तनत में था वही यहाँ पे भी। काजी उल कुजात, जो कार्य हम लोग सल्तनत में देख रहे थे वही कार्य यहाँ पर भी है। वहां पर भी ये न्याय व्यवस्था का प्रमुख होता था, यहाँ पर भी न्याय व्यवस्था का ही प्रमुख है। प्रमुख तो है, लेकिन इससे ऊपर कौन है? सुल्तान। अंतिम न्यायालय जो होती थी वो सुल्तान की होती थी। सुल्तान के बाद काजी उल कुजात होता था। सुल्तान सभी निर्णय नहीं कर सकता था, इसलिए काजी उल कुजात उसके अधीन था। इसी का काम था। फतवा इत्यादि भी मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध जैसे आलमगीर के समय किया गया, तो वो सारा काम इसी के अधीन होता था। ठीक है, अब शद्रु सुदूर। शद्रु सुदूर की बात हम लोगों ने सल्तनत में की थी और शद्रु सुदूर यहां पर भी है। ठीक है, इसके विषय में यह कहा जाता है यह बादशाह और जनता को जोड़ने वाला माध्यम है। यानी बादशाह इसी के माध्यम से जनता तक जुड़ते थे। ठीक है, शरा का प्रवर्तक यानी जो नियम है, कायदे हैं, उसका प्रवर्तक उलमाओं का प्रतिनिधित्व यानी उलमा का प्रतिनिधि माना गया है ये। ठीक है, इसके देखिए कार्य क्या क्या थे। पहला, शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण। शिक्षा पर नियंत्रण करना, यानी शिक्षा दी क्या जा रही है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो नहीं लागू हो गई है। अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई तो उसका सिलेबस क्या होगा? सिलेबस के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जा रही है या इतर शिक्षा दी जा रही है? ऐसा तो नहीं है बोर्ड पे लगा हुआ है कि ये सिलेबस पढ़ाएंगे और अंदर वो सिलेबस पढ़ाया नहीं जा रहा हो, धार्मिक शिक्षा दी जा रही हो, शरिया पढ़ाई जा रही हो, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो इसका शिक्षा पर नियंत्रण एवं निरीक्षण। ठीक है, दूसरा क्या है? काजियों। देखिए, काजी कभी कभी ठीक होते थे, कभी कभी ये लोग स्वतंत्र व्यवहार करने लगते थे। अकबर जैसे शासक के खिलाफ भी फतवा जारी किया गया। ठीक है, काजियों, मुफ्तियों, इत्यादि
की नियुक्ति यानी धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नियुक्ति किसके पास? सदृश सुदूर के पास। थर्ड, दान विभाग का अधिकारी सदृश सुदूर ही है, बिना इसकी संस्तुति के किसी भी प्रकार का कोई भी दान नहीं दिया जा सकता था। अंतिम दान की अपील यही था, आपको फ्री की कुछ पानी है तो सदृश सुदूर के पास आपको जाना होगा। ठीक है, कौन किस लायक है उसको यह अपने हिसाब से दान इत्यादि देता रहता था। ठीक है, नेक्स्ट, दरोगा ए डाक चौकी। दरोगा ए डाक चौकी, ठीक है, दरोगा ए डाक चौकी डाक विभाग एवं गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। ये डाक विभाग व गुप्तचर विभाग का प्रमुख, डाक विभाग एवं गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था ये। इसका काम क्या रहा होगा? सूचना ये मिलती है कि अकबर भी प्रतिदिन गंगा का पानी पीता था। तो अगर गंगक पानी पी रहे हैं तो अकबर के पास तक गंगक पानी प्रतिदिन कैसे पहुंचे, चिट्ठी पत्री कहां तक, सूचनाएं जो फरमान जारी हो रहे हैं वो सब कैसे पहुंचे, तो वो सब इसी का काम है। अब अगर डाकिये सब जा रहे हैं लेकर के तो स्वाभाविक है डाकियों को सूचना तो मिलती रहेगी। चिट्ठी पत्री लेके जा रहे हो तो पता चल रहा है किसके घर में क्या चीज है। सब पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, तो बहुत से लोग आपसे ही पत्र पढ़वाने लगते थे। पहले की अभी 20 साल 30 साल पहले की आप चले जाओ डाकिया क्या, तो गांव में स्थिति होती थी आधे घर की चिट्ठी डाकिये पढ़ता था। कैसी चिट्ठी पता नहीं, तो डाकिया काफी घुला मिला होता था हर परिवार से, तो वो चीज होती थी। तो इसका भी काम गुप्तचर विभाग का था। नेक्स्ट, कोतवाल। कोतवाल आज भी मिलता है नाम, कोतवाल मुगल कालीन नाम दिया गया है ये, आज भी ये नाम बकायदा मिलता है, कोतवाली और कोतवाल। सब इंस्पेक्टर एसआई हुआ, उप कोतवाल, और जब वही प्रमोट होता है तो हो जाते हैं इंस्पेक्टर, अर्थात हो गए कोतवाल। ठीक है, अब देखिए इन कोतवालों की जो नियुक्ति है वो मीर बख्शी के संस्तुति पर होती थी, और इनकी नियुक्ति शहरों में होती थी, प्रमुख शहरों में। और इनका कार्य क्या होता है? इन शहरों में शांति व्यवस्था को बनाए रखने का। यानी कोतवाल की नियुक्ति हमेशा मीर बख्शी की संस्तुति के परिणाम स्वरूप शहरों में की जाती थी। शहरों की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह नगर पुलिस का प्रधान होता था, अर्थात उस समय का कोतवाल जो है एसपी होता था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, नगर की संपूर्ण पुलिस व्यवस्था का प्रधान। गांव में न पुलिस व्यवस्था की कोई जरूरत ही नहीं थी उस समय, क्योंकि गांव में पंचायती व्यवस्था चलती थी। किसी भी प्रकार के निर्णय काजी किया करते थे। एक तो न्याय हो गया, दूसरा विवाद आपस में किए हो तो दोनों लोग वहां जाओगे, नहीं तो गांव में पंचायत बैठती थी। जो पंचायत में निर्णय का कार्य गांव के प्रमुख अधिकारी जो होते थे, राजस्व वसूली, वही किया करते थे। तो ज्यादातर मामला ऊपर तक जा ही नहीं पहुंचता था, बहुत ही बड़े मामले ही ऊपर तक पहुंचते थे, अन्यथा तो ऊपर तक मामले गांव से जल्दी जाते ही नहीं थे। ठीक है, तो ये हैं। अब इनके बाद कुछ छोटे छोटे अधिकारी ऐसे जिनका काम तो महत्वपूर्ण है लेकिन माना नहीं जाता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उनमें देख लीजिए, कभी कभी उनके विषय में पूछता है। जैसे
मीरबार, मीरबार, नाम देखते रहिएगा। मीरबार, बार से तात्पर्य वन, वन अधीक्षक। ठीक, मीरबार वन अधीक्षक। मीर मुंशी, मुंशी काम क्या था? मुंशी तो फिल्म देखे होगी पिछला, बहुत सी पुरानी फिल्म देखे होंगे, और उन पुरानी फिल्मों में हर फिल्म में मुंशी जरूर होते थे। उन मुंशियों का काम क्या होता था? जिसके मुंशी होते थे उसके संपूर्ण आय व्यय का लेखा जोखा करना। ठीक है, तो ये जो होता था ये सम्राट का सचिव होता था। ठीक है, इसका काम क्या था? सम्राट का मुख्य सचिव है। भाई सम्राट की भी तो अपनी संपत्ति होती थी, नहीं होगी? सम्राट की भी होगी। तो इसका काम है, सम्राट का प्रमुख सचिव है, सम्राट के प्रत्येक कार्य को करेगा। इसका शाही पत्राचार। सम्राट ने अपने आय व्यय के लिए किसको नियुक्त कर रखा है? दीवान को। यह प्रमुख मुख्य सचिव हो गया, जैसे गांधी जी के महादेव गोविंद महादेव जी थे। ठीक है, महादेव देसाई, सॉरी महादेव देसाई थे, गोविंद महादेव देसाई। इसका काम क्या है? शाही पत्राचार, यानी पर्सनल सचिव है। शाही पत्राचार, बुआ, काकी, चाची, याजी, नानी, काकी, जिसके पास भी पत्र भेजना हो वो काम ये करते थे। यानी कोई अपना व्यक्तिगत आदमी रहता होगा जिससे सुल्तान अपने सारे दुख दर्द बांट सकता हो। ठीक है, आगे साहिबे तौजीह, साहिबे तौजीह, साहिबे तौजीह यह वेतन वितरण करता था। वेतन वितरण करता, सेना का मीर बख्शी। यह वेतन बांट रहा है किसका? राजधानी के जो सेवक होते थे, केवल राजधानी में, उन्हीं के वेतन। वेतन वितरक है, लेकिन केवल राजधानी के सेवकों का, यानी राजधानी में रहने वाले जो भी सेवक हैं उन्हीं के वेतन का यह अधिकारी था, अन्य नहीं था। मीर अर्ज, अर्ज, दीवान अर्ज, सल्तनत काल, सेना से मीर बख्शी के समतुल्य। जहां मीर अर्ज का क्या है? याचिका प्रभारी। कोई भी पत्र वत्र आए, सामान्य जनता का क्या होता है, कोनो मंत्री जी आते हैं तो हर लोग अपनी मांग लेकर के पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में सुल्तान के भी दरबार में बहुत से लोग पहुंचते होंगे, तो इसका क्या है? गेट अप खड़ा हो जाए, सुल्तान से नहीं मिल सकते, लाओ क्या मांग है, दो हमको। जैसे सिटी मजिस्ट्रेट साहब का काम रहता है, डीएम साहब को आप ज्ञापन देने पहुंचे हैं, डीएम साहब नहीं आते हैं, होता क्या, सिटी मजिस्ट्रेट को ही पकड़ाया जाता है। सामान्यतः वही ले लेते हैं ज्ञापन, और उस विज्ञापन का होता क्या है पता नहीं। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा बहुत से अधिकारी हैं, लेकिन जरूरी नहीं है क्योंकि हर जगह से आता नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग, इतना बहुत है। अब इसके बाद हम लोग प्रांतीय प्रशासन की बात करते हैं। प्रांत में कौन कौन से अधिकारी थे और उनका काम कैसे कैसे होता था। मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, अब इसमें देखिए प्रांत में जब हम प्रांतों की बात करते हैं तो सबसे पहले जो प्रांतों का बात आता है वो आता है अकबर के समय में। ये कहा जाता है अकबर ने 1580 में अपने प्रांतों को 12 सूबों में बांटा। बाद में शाहजहां के समय संख्या 23 हुई, फिर औरंगजेब के समय 2 घट गई, 21 हो गई। उन्होंने 2-3 प्रांतों को एक साथ मर्ज कर दिया। तो इन प्रांतों में भी एक व्यवस्था इन्होंने दी। अब व्यवस्था क्या थी ये देखिए आप, उसमें अधिकारी कौन कौन से थे, तो उसको भी एज ए फ्लोचार्ट के माध्यम से प्रांतीय प्रशासन,
ठीक है। अब इसमें देखिए अधिकारियों में पहला था सूबेदार। प्रांत का प्रमुख अधिकारी सूबेदार होता था। इसका काम क्या है? प्रांत में शांति व्यवस्था को बनाए रखने का। ठीक, राजस्व का काम नहीं है वसूली का, सिर्फ और सिर्फ इसका काम है प्रांत की शांति व्यवस्था को बनाए रखना। इसी को कहते थे नाजिम या सिपह सलार। नाजिम या सिपह सलार। सूबेदार, सूबादार जो भी हो, ठीक है। इसके बाद आता था दीवान। प्रांतीय दीवान है ये, केंद्रीय दीवान की बात अलग हो रही है, प्रांतीय दीवान की होती है। इसका काम क्या है? सूबे की राजस्व व्यवस्था की देखरेख या वसूली या राजस्व व्यवस्था का प्रमुख है ना, का प्रमुख। अब देखिए, सूबेदार और दीवान ये दोनों समतुल्य होते थे और दोनों एक दूसरे पर नियंत्रण का कार्य करते थे। सूबेदार दीवान पर नियंत्रण रखता था और दीवान सूबेदार पर नियंत्रण रखता था। ये दोनों एक समतुल्य पद इसलिए रखे गए ताकि किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में सत्ता केंद्रित ना होने पाए। अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता केंद्रित नहीं होती है तो कोई न कोई एक शासक के प्रति वफादार रहेगा। अगर ये स्वतंत्र होना चाहे तो ये शासक को शिकायत कर देगा, शासक के पास है। अगर ये स्वतंत्र होना चाहते हैं तो ये शिकायत कर देंगे। इसलिए व्यवस्था ऐसी बनाई गई कि कोई न कोई एक हमारे साथ जुड़ा रहे। प्रांत में जो अधिकारी हों वो स्वतंत्र होने का प्रयास ना करें। इसीलिए औरंगजेब से पहले की स्थिति क्या थी? प्रांतों में अधिकतर विद्रोह या अलग होने की प्रवृत्ति नहीं दिखाई जाती है। ठीक है। इसके बाद आता है बख्शी। मीर बख्शी और बख्शी दोनों में अंतर क्या होगा? मीर बख्शी केंद्र में सेना के कार्यों को देखता है, बख्शी प्रांत में सेना के कार्यों को देखता है। ठीक है। सूबे में सेना के वेतन इत्यादि की व्यवस्था करना, व्यवस्था का प्रमुख। वेतन इत्यादि जो मीर बख्शी का काम था वही बख्शी का काम है। ठीक है। नेक्स्ट, वाकयानवीस। वाक्यानवीश सूबे के गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। वहां पर कौन था गुप्तचर विभाग का प्रमुख? मीर बख्शी होता था। ये सारी सूचना कहां ले जाते थे? मीर बख्शी के अधीन लेके जाते थे। ठीक है। कोतवाल, कोतवाल कौन होता था? सूबे का नगर पुलिस। इसका काम क्या था? सूबे का नगर पुलिस अधीक्षक, यानी सूबे में जो भी नगर हैं वहां पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने का काम कोतवाल। ठीक। मीर बहर, इनका काम क्या है? लेखा जोखा वाला काम। फिर लास्ट जो है वो आते हैं शद्र। इनका काम धार्मिक जो होता था वहां शद्र सुदूर का काम है, वही यहाँ शद्र का काम है। ठीक है। तो ये प्रांत में अधिकारी वर्ग थे, इनका ये काम था। ठीक है। अब देखिए, सूबेदार या दीवान ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पर नियंत्रण रखने का कार्य करते थे। ठीक है। संतुलन स्थापित करने का। जो सूबेदार की नियुक्ति का आदेश होता था उसे कहते थे फरमान सबाती। इसकी नियुक्ति का आदेश क्या होता था? फरमान ए सबाती। नियुक्ति कौन करेगा सूबेदार की? सुल्तान, बादशाह। किसकी संस्तुति से?
मीर बख्शी के संस्तुत से, क्योंकि सूबा का आवंटन करने वाला कौन? मीर बख्शी। और अगर सूबे का आवंटन करने वाला मीर बख्शी है तो संस्तुति कौन करेगा किसी के नाम की? मीर बख्शी। अब मीर बख्शी ने संस्तुत किसके पास की? बादशाह के पास। फरमान जारी हो जाने के बाद वह व्यक्ति सूबेदार हो जाएगा, लेकिन वहां पर जब जाएगा तो वहां नियंत्रण कौन करेगा? दीवान। ठीक है। और दीवान की नियुक्ति का आदेश जो होता था हस्बुल हुक्म कहलाता था। इसका नियुक्ति का आदेश हस्बुल हुक्म, हस्बुल हुक्म कहलाता था। ठीक है। अकबर ने ही 1586 में सर्वप्रथम प्रांतीय दीवानों की नियुक्ति की, जिनमें 8 सूबों में दीवान खत्री थे, यानी खत्री कायस्थ। ठीक है। 1586 में सूबों में दीवानों की नियुक्ति की। ठीक। दीवान कितने? 12 सूबा। यही तो था 1580 में 12, एक दो और बढ़ गए होंगे तो 16 हो गए, 13-14 हो गए। ठीक। इन 12 में से 8 दीवान खत्री, खत्री से तात्पर्य कायस्थ अर्थात लाला लोग थे। वर्तमान जिनको हम कहते हैं श्रीवास्तव या लाला, तो वही थे। यानी इस समय तक, मुगल काल तक कायस्थों ने शिक्षा के क्षेत्र में, हिसाब किताब के क्षेत्र में सीए कर लिया था। इसलिए अधिकतर लेखा जोखा का काम, प्रमुख पद, लेखा जोखा से संबंधित जो भी प्रमुख पद थे वहां पर इन कायस्थों की नियुक्ति होने लगी थी। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन से नीचे सरकार। प्रांतीय के स्थान पर सरकार। सरकार से तात्पर्य जब हम लोग बात करते हैं तो सरकार प्रांत से छोटी इकाई और जिले से बड़ी इकाई होती थी। ठीक है। उस समय परगने को कुछ इतिहासकारों ने यह माना कि जिला जैसी थी। आज परगना हम लोग तहसील को कहते हैं, उस समय कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जो सरकार है यही जिला है। क्या था पता नहीं, लेकिन ये जानते हैं परगना और प्रांत के बीच की इकाई सरकार होती थी, मंडल नहीं था। ठीक है। चलिए, सरकार का प्रशासन, सरकार, इसमें भी हम लोग अधिकारी ऐसे ही देख लेते हैं। फौजदार, यहां प्रमुख सैन्य अधिकारी फौजदार होता था। ठीक है। जो राजस्व से संबंधित है वो है अमल गुजार। प्रांतीय प्रशासन में सूबेदार और दीवान एक दूसरे पर नियंत्रण का कार्य करते थे। सरकार में फौजदार, अमल गुजार एक दूसरे पर नियंत्रण का कार्य करते हैं, यानी नियंत्रण हर जगह है। बस इनका काम शांति व्यवस्था का, और इनका काम राजस्व वसूली या इसका लेखा रखने का। ठीक है। अब इनके बाद जो आते थे वो आते थे बितिकची। बितिकची, ठीक है, एक नया पद है, देखिए बितिकची। इसका काम क्या था? भूमि एवं लगान संबंधी जो कागजात होता था उसका अधीक्षक होता था। ठीक है। भूमि और लगान संबंधी कागजात का रखवाला या अधीक्षक। भूमि एवं लगान संबंधी कागजात का अधीक्षक। ठीक है। अब इनके बाद जो आते हैं शव निहगार। शव निहगार एक नया पद है, देखिए इसका काम क्या है? जागीरदारों की गतिविधियों पर नियंत्रण, छोटी छोटी जो जागीर हैं उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण। जागीरदारों
की गतिविधियों पर नियंत्रण। शवनिहगार, शवनिहगार। इसके बाद आता है खजानदार। खजाना से संबंधित, ठीक है, सरकार का खजांची। सरकार से तात्पर्य भारत सरकार मत समझिएगा, सरकार प्रशासनिक एक इकाई होती थी, ठीक। उस प्रशासनिक अधिकारी यानी जिला जैसी एक प्रशासनिक अधिकारी है, और उस जिले में आने वाले राजस्व को, संपूर्ण राजस्व जो भी होता था उसको रखने का काम यही करता था, ठीक है। फिर इसमें आते थे काजी। प्रांत में कौन है? शद्र। जिले में, सरकार में कौन आ गया? काजी, यानी न्यायिक प्रणाली यहीं से स्टार्ट हो जाती थी, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग परगना। परगना, अब अधिकारियों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगेगी, ठीक है। परगना देखिए यहां, शिकदार, दूसरा आमिल। शिकदार कौन? शांति व्यवस्था। आमिल कौन? राजस्व व्यवस्था। दोनों पर नियंत्रण एक दूसरे के द्वारा, ठीक है। ये तो हुआ। इसी आमिल को अकबर के समय करोड़ी कहा गया, यानी प्रत्येक परगने में एक आमिल, और उस आमिल का काम क्या है? उस परगने की आय को एकत्रित करना। यानी परगना कितना आय जनरेट करता था? 1 करोड़। क्योंकि 1 करोड़ आय जनरेट करता था, इसलिए आमिल को करोड़ी भी कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट, फौजदार। फौजदार, इसका काम क्या है? परगने का खजांची, ठीक है। वहां खजांची कौन था? खजानदार। यहां फौजदार, परगने का खजांची, ठीक। इसके बाद कौन आता है? कानूनगो। आज भी होते हैं कानूनगो, ठीक है। कानूनगो, इसका काम क्या था? भूमि का लेखा रखता था, ठीक। भूमि का लेखा रखता था। कानूनगो भूमि का लेखा रखता था, और इसी को यह कहा गया, यह पटवारियों का प्रमुख होता था। आज भी यही स्थिति है। पटवारी मतलब लेखपाल, ठीक है। आज तो आप किसी लेखपाल को ही कह दो पटवारी साहब, जो नए वाले हैं तो शायद गुस्सा हो जाए, नाराज हो जाएंगे, ठीक। लेकिन कानूनगो साहब आज भी हैं। नायब तहसीलदार से जस्ट नीचे की प्रशासनिक इकाई जो है वो कानूनगो की होती है, और लेखपाल का अधिकारी कानूनगो ही होता है। सबसे पहला अधिकारी लेखपाल का, पटवारियों का यही होता है। कानूनगो जो भूमि का लेखा रखता था, ये फारसी में ही होता था, अन्य किसी भाषा में नहीं होता, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब गांव। ग्राम, ये सबसे छोटी इकाई होती थी किसी भी प्रशासन की, ठीक है। गांव को मौजा, मौदा, डीह आदि कहा गया, ठीक है। यहां पर जो अधिकारी होते थे उसमें होते थे मुकद्दम या पटेल। मुकद्दम या पटेल पहला। दूसरा होता था पटवारी, ठीक है। मुकद्दम या पटेल का काम क्या था? शांति व्यवस्था प्लस राजस्व वसूली। पटवारी का क्या होता है? राजस्व निर्धारण
प्लस वसूली, इनके साथ मिलकर के, ठीक है, ये दोनों काम होते थे। कहते हैं मुकद्दम या पटेल का जो पद था ये वंशानुगत होता था, लेकिन इसे खरीदा बेचा भी जा सकता था, ये चीज़ें थी। तो यहीं मुगल प्रशासन खत्म होता है। अब हम लोग स्टार्ट करें आगे मराठा, तभी कुछ हो पाएगा। ऐसे मुगल प्रशासन में तो बहुत सी चीज़ें हैं, मनसबदारी, जमींदारी, ये सब चीज़ें हम लोग थोड़ा थोड़ा देख भी चुके हैं। आगे हम लोग अब बात करते हैं मराठा प्रशासन की। ये देखा जाए कि शिवाजी के समय में जो राष्ट्रप्रधान था, जो शिवाजी का मराठा प्रशासन था, वो कहाँ तक कैसे था और कितना अच्छा था, कितना खराब था, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं मराठा प्रशासन पर। मराठा प्रशासन, ठीक, अष्टप्रधान की बात होगी, शिवाजी का प्रशासन। ठीक, जब हम लोग शिवाजी के प्रशासन की बात करते हैं तो इसमें ये देखते हैं कि इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कौटिल्य की कहीं न कहीं प्रशासनिक व्यवस्था से प्रेरित है। ठीक है, यदुनथ सरकार ने शिवाजी को या मराठा प्रशासन को मध्ययुगीन राजतंत्र की एक अनोखी घटना कहा है। किसने? यदुनाथ सरकार ने। यदुनाथ सरकार ने मराठा प्रशासन को युगीन राजतंत्र की एक अनोखी घटना कहा। ठीक, अब देखिए समस्या क्या है। बुलजल्लु एक के अनुसार ये कहा गया 8 मंत्रियों की संस्था का गठन सर्वप्रथम बहमनी राज्य में मोहम्मद शाह प्रथम के द्वारा किया गया, ये बुलजले एक कहते हैं। दूसरी चीज, बुलजले एक 8 मंत्रियों की संस्था, मंत्रियों की संस्था का सर्वप्रथम गठन बहमनी राज्य में किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद शाह प्रथम के द्वारा सर्वप्रथम किया गया। अब देखिए ये जो 8 मंत्रियों की, जिसे हम 8 अष्टप्रधान कहते हैं, ये सभी जो हैं छत्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं, किसी अन्य अधिकारी के प्रति नहीं। इन सब पर नियंत्रण जो है छत्रपति का है, किसी और का नहीं। लेकिन इन सब में भी श्रेष्ठ जो है वो था पेशवा। लेकिन कब? छत्रपति की अनुपस्थिति में छत्रपति के कार्यों का निर्वहन करने वाला कौन? पेशवा है। तो 8 मंत्री हैं जो छत्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं। तो अब हम लोग ये देखें कि वो 8 मंत्री कौन कौन थे और किसका क्या काम था। ठीक, और शिवाजी के समय किस व्यक्ति को कौन सा पद मिला। ठीक है, अष्टप्रधान में पहला पद आया पेशवा, बाद में यही पेशवाई छत्रपति के अधिकार को छीन लेती है। बाद में यही पेशवाई मराठा एकता को तहस नहस कर देती है। बाद में यही पेशवाई का पद मराठों के पतन का कारण भी बनता है। ठीक है, पेशवा हम वर्तमान प्रधानमंत्री जैसा इसे मान सकते हैं, या पंत प्रधान जितने भी थे उन सबका प्रधान भी मान सकते हैं, या इसे हम उप राजा की उपाधि दे सकते हैं। उप राजा यानी राजा के बाद उप, जो राजा हो, राजा के बाद राजा के अधिकार को धारण करने वाला
राजा की अनुपस्थिति में राजा के कार्यों को करने वाला कौन? पेशवा। ठीक है। इसका जो कार्यालय होता था पेशवा का कार्यालय, इसे हुजूर ए दफ्तर कहते थे। हुजूर ए दफ्तर कहते थे। ठीक है। अब अगर कार्यालय हुजूर ए दफ्तर था, उपराजा कहा जाता था, तो इसका प्रमुख कार्य क्या होगा? एक तो पहला, छत्रपति की अनुपस्थिति में छत्रपति के कार्यों का निर्वहन करना, छत्रपति के कार्यों का संचालक। देखिए, यानी अगर छत्रपति नहीं है, घर में है या व्यस्त हैं किसी भी तरीके से, मान लो घर ही व्यस्त हैं, बाहर नहीं आ सकते दरबार में, तो ऐसे में पेशवा ही छत्रपति के कार्य को निष्पादित करता था। ठीक है। शिवाजी के जो पेशवा थे, ये पेशवा मोरोपंत पिंगले, मोरोपंत पिंगले नाम अच्छा है, मराठी नाम है, ये ध्यान रखिएगा। इनको मोरोपंत त्र्यंबक भी कहते हैं। ठीक है। मोरे त्र्यंबक, मोरोपंत पिंगले पिंगले। ठीक है। अब देखिए, ये तो शिवाजी के हो गए। अब पेशवा क्या कहते हैं? अहमदनगर। अहमदनगर। ठीक है। अहमदनगर, अहमदनगर में पेशवा जो एक उपाधि होती थी, पद नाम होता था। अहमदनगर में पेशवा एक उपाधि होती थी। मराठा प्रशासन में पेशवा क्या है? एक पद है, जबकि अहमदनगर में पेशवा क्या है? एक उपाधि है। उपाधि और पद में डिफरेंस तो हो ही गया काफी ज्यादा। ठीक है। तो एक उपाधि, एक वो। अब ये जो उपाधि थी, ये भी दो लोगों को मिली हुई थी, अहमदनगर में कार्य करने वाले लोगों। भाई अहमदनगर में जब पेशवा उपाधि है, तो वो उपाधि भी किसको मिलेगी? उन व्यक्तियों को जो अहमदनगर में कार्य करें। सबको मिल सकती है, सबको तो नहीं दे सकता। वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को ही पेशवा की उपाधि प्रदान करेंगे। अब उसमें कौन कौन आए? कान्होजी नरसी, कान्होजी नरसी, ये भी पेशवा थे, उपाधि थे इनकी। दूसरे मलिक अंबर, अंबर, मलिक अंबर से आप लोग अच्छे से जानते होंगे। शिवाजी की भूराजस्व व्यवस्था मलिक अंबर की भूराजस्व व्यवस्था से प्रेरित थी। पहला, शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली मलिक अंबर की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली से ही प्रेरित थी। तो काफी कुछ चीजें शिवाजी ने मलिक अंबर से सीखी, ठीक, और उनको अपने प्रशासन का अंग बनाया। तो पहले पेशवा, जिसे प्रधानमंत्री, पंत प्रधान या उपराजा कहते थे, इसके कार्यालय को हुजूर दफ्तर कहा जाता था। काम क्या था इसका? छत्रपति की अनुपस्थिति में छत्रपति के कार्यों का संचालन। शिवाजी के पेशवा थे मोरोपंत पिंगले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला पद पेशवा हो गए। दूसरा पद, ठीक है, मजूमदार या अमात्य। दूसरा, मजूमदार या अमात्य। इनका काम देखिए क्या है। राज्य के वित्त मंत्री को हम मजूमदार या अमात्य कहते थे। राज्य के वित्त मंत्री हैं, ठीक है। अब अगर ये राज्य के वित्त मंत्री हैं, अमात्य राज्य का वित्त मंत्री, तो इनका कार्य क्या हो सकता है? सोचिए आप, वित्त मंत्री हैं, उस समय की हम लोग बात कर रहे हैं जिस समय व्यवस्था स्थिति को प्राप्त कर रही थी, वर्तमान स्थिति को धीरे धीरे
प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, धीरे धीरे चीजें अलग होंगी, किसी एक व्यक्ति के द्वारा पूरी व्यवस्था सेटल हो रही है तो उसमें नामी त्याग भी हो सकते हैं। तो अगर हम लोग आज के वित्त मंत्री की बात करें तो उसका क्या है, संपूर्ण आय व्यय का लेखा जोखा रखना। उस समय के वित्त मंत्री का काम क्या होगा, संपूर्ण आय व्यय का लेखा जोखा रखना, या राजस्व विभाग का अधीक्षक, राजस्व विभाग का अधीक्षक। ठीक, अब शिवाजी के समय था कौन वित्त मंत्री, शिवाजी के समय वित्त मंत्री था कौन, नीरो नीलकंठ या रामचंद्र नीलकंठ की नियुक्ति हुई थी इस पद पर। नीरो नीलकंठ या रामचंद्र नीलकंठ, ये शिवाजी के समय नियुक्त किए, अर्थात इस व्यक्ति ने अर्थशास्त्र अच्छे से पढ़ा होगा तभी तो इतने महत्वपूर्ण पद पर पहुंचा। ठीक है, दूसरे जो पद आता है सुरनवीस या सचिव, तीसरा सुरनवीस या सचिव, पेशवा अमात्य सचिव, ध्यान रखिए, पेशवा मजूमदार सुरनवीस, पेशवा अमात्य सचिव, पेशवा मजूमदार सुरनवीस। ठीक है, यह शाही पत्र व्यवहार की देखरेख करता था, यानी विदेश मंत्री थे ये उस समय के। ठीक है, विदेश मंत्री थे, वैदेशिक संबंध देखते थे, राजा के किससे क्या संबंध होने चाहिए, कैसे संबंध हो सकते हैं, कैसे सुधारा जा सकता है और कैसे बिगाड़ा जा सकता है, ये सभी काम इन्हीं का था। इस पद पर शिवाजी ने अन्नाजी दत्तोपंत की नियुक्ति की थी। अन्ना हजारे मत समझना, ये अन्नाजी दत्तोपंत हैं। ठीक है, अन्नाजी दत्तोपंत शिवाजी के सचिव थे, पूछे गए हैं इसीलिए कह रहे हैं, ये कोई विशेष जरूरी नहीं है। ठीक है, कौन शिवाजी के समय था, ये अभी जल्दी में ही पूछा गया, मिलाओ कौन किस पद पर था, तो ये समस्या आ जाती है। ठीक है, इसके बाद दबीर या सुमंत, चौथा दबीर या सुमंत, दबीर या सुमंत आ गए। ठीक है, इनके विषय में कहा जाता है ये विदेश या राष्ट्र मंत्री थे। ठीक है, विदेश या राष्ट्र मंत्री, इनका काम क्या था, शिवाजी के को यह बताना किससे कैसे संबंध रखने हैं, किसको कैसे विजित किया जा सकता है, किससे अधिक से अधिक राजस्व की वसूल कर सकते हैं, ये टोटल चीज। शिवाजी के समय दबीर या सुमंत के पद पर रामचंद्र पंत की नियुक्ति हुई। रामचंद्र पंत की नियुक्ति हुई। ठीक, एक है रामचंद्र नीलकंठ, क्या थे, अमात्य थे। एक है रामचंद्र पंत, क्या है, दबीर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। पांचवा शर-ए नौबत, शर-ए नौबत। ठीक, ये पांचवें हैं। इनका काम क्या है, सेनापति होता था। शर-ए नौबत सेनापति है। सेनापति काम तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, सेना का नेतृत्व करना, सेनापति का काम सेना का नेतृत्व करना। ठीक है, इस पद पर शिवाजी ने हम्बीर राव मोहिते की नियुक्ति की। शिवाजी के समय हम्बीर राव मोहिते सेनापति के पद पर थे। ठीक है, ये पांचवा हो गया। छठवा वाक्यानवीश या मंत्री, वाक्यानवीश या मंत्री। वाक्यानवीश हम लोगों ने वहां पे भी देखा था मुगल काल में,
वाक्यानवीश कौन? गुप्तचर विभाग को देखता था। यहाँ वाक्यानवीश एक मंत्री है जिसका काम है छत्रपति की प्रतिदिन की गतिविधियां एवं दरबार की घटनाओं का विवरण लिखता। ठीक है, यही गुप्तचरों का भी प्रधान था। ध्यान रखिए, पहला गुप्तचरों का प्रधान दूसरा काम इसका, ठीक, राजा की प्रतिदिन की, यानी राजा की प्रतिदिन की गतिविधियों एवं दरबार की घटनाओं को लिखने का कार्य था, यानी इतिहास लिखता था। ये दरबार में क्या हुआ, किसकी सूचना हुई, कौन आया, कौन गया, क्या क्या निर्णय लिए गए, क्या क्या फरमान है, ये सब वाक्यानवीशिया ये करता था। इस पद पर जो नियुक्ति हुई त्र्यंबक, दत्ताजी त्र्यंबक की, ठीक, दत्ताजी त्र्यंबक की नियुक्ति हुई। ठीक है, ये हुए 6 हो गए, 2 और हैं। दत्ताजी त्र्यंबक, ठीक है। अब देखिए 6, 7वां। अब 2 बचेंगे, कौन कौन? एक तो पंडित राव और दूसरा न्यायाधीश। ठीक है, पंडित राव या दाना अध्यक्ष, जैसे जो सद्र सुदूर का काम है वही पंडित राव का काम है। मुगल काल में जो सद्र सुदूर, वही मराठा प्रशासन में पंडित राव का काम। ठीक, यानी इनका काम दान इत्यादि का काम, किसको अनुदान देना है, किसको कितना देना है, कौन पद देना है, ये सारा काम इसका पंडित राव का होता था। इस पद पर रघुनाथ राव पंडित की नियुक्ति हुई। रघुनाथ राव पंडित की नियुक्ति की गई इस पे। ठीक है, पंडित राव के पद पर। अब जो अंतिम पद बचता है वो बचता है न्यायाधीश। यानी न्याय का कार्य। अंतिम न्याय की अदालत छत्रपति ही होता था, लेकिन छत्रपति से नीचे न्याय की अदालत न्यायाधीश का होता था। इस पद पर शिवाजी ने नीराजी राव जी की नियुक्ति की। नीराजी राव जी की नियुक्ति की गई। ठीक है, अब इन 2 पदों को अगर हम छोड़ दें, इन 2 पद को छोड़ दिया जाए, तो अन्य जितने भी हैं सभी को सेना का नेतृत्व करना पड़ता था, सिर्फ इन 2 को छोड़ करके। ये 2 लोग सैनिक नेतृत्व या सैनिक अभियानों पर नहीं जाते थे। इन 2 को छोड़कर अन्य जितने भी पद हैं 6, वो सभी सैन्य कुशलता भी रखते थे। किसी भी सैन्य अभियान पर उन्हें सेना का नेतृत्व करना पड़ सकता था। वो सैनिक होते थे, नेतृत्व करता होते थे, या सेनापति भी हो सकते थे। यानी सैनिक और प्रशासन दोनों को शिवाजी ने एक ही व्यक्ति में मर्ज किया। ठीक है, तो इसमें आते हैं अब इनके विषय में थोड़ी सी और बात। अष्टप्रधान के अतिरिक्त हम लोग एक और अधिकारी की बात करते हैं, चिटनीस। जब हम इसकी बात करते हैं तो ये देखते हैं कि इसके जो अधिकार इत्यादि हैं वो लगभग अष्टप्रधान के समकक्ष हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि ये छत्रपति का मुख्य सचिव होता था, निजी सचिव होता था छत्रपति का। ये निजी सचिव होता था, छत्रपति का सचिव है, न कि अष्टप्रधान का। अष्टप्रधान का सचिव नहीं है, ये छत्रपति का सचिव है।
और शिवाजी के समय इस पद पर कौन था? बालाजी आओजी। बालाजी आओजी, ठीक, बालाजी आओजी, इनको नियुक्त किया गया इस पद पर, चिटनीस पद पर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन पर। जब हम शिवाजी के प्रांत की बात करते हैं तो उसमें देखते हैं शिवाजी ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 4 प्रमुख प्रांतों में बांट रखा था। ठीक है, प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, शिवाजी के समय प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, इन प्रांतों को शिवाजी ने स्वराज कहा है, पहली बात। ठीक, पहली चीज क्या हो गई? प्रांत क्या कहे गए? स्वराज कहा गया। दूसरा, इन प्रांतों का जो विभाजन किया गया वो 4 प्रांतों में किया गया, यानी शिवाजी ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया। ठीक, अब अगर 4 ही प्रांत में विभाजन किया है तो इन चारों प्रांत में अधिकारियों की भी नियुक्ति होगी। तो प्रांतों का जो अधिकारी होता था उसे सरकारकुन या मुख्य देशाधिकारी कहते थे। सरकारकुन या मुख्य देशाधिकारी, सरकारकुन या मुख्य देशाधिकारी कहते थे। ठीक है, सर सूबेदार के समकुछ होता था ये। अब समस्या क्या थी? इन प्रांतों में भी जो कर्नाटक की प्रांत थी। क्यों कर्नाटक? एक तो व्यापार की दृष्टि से कर्नाटक सबसे महत्वपूर्ण है, दूसरा उत्पादन के दृष्टि से भी कर्नाटक सबसे महत्वपूर्ण है। तो अगर कर्नाटक का क्षेत्र शिवाजी के संपूर्ण क्षेत्र में उत्पादन की दृष्टि से, राजस्व की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, वो तो हो ही जाएगा। किसी माँ के 4 बेटे, जो लड़का सबसे ज्यादा कमाएगा वही तो मम्मी को सबसे प्यारा होगा, जो सबसे कम कमाएगा वो नालायक कहा जाता है। ठीक है, तो कर्नाटक सबसे ज्यादा राजस्व देता था, इसलिए चारों प्रांतों में कर्नाटक को सबसे अधिक माना जाता था या उसका स्थान ऊंचा होता था। वहां जो भी कारकुन, सरकारकुन या क्षेत्राधिकारी होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, अब देखिए इन प्रांतों में इन प्रांतपतियों की जो नियुक्ति है वो शिवाजी ही करते थे, अन्य कोई नहीं कर सकता था। सभी प्रांतों में नियुक्ति जो है शिवाजी ही करते थे। और इन प्रांतों की सहायता, प्रांतपतियों की सहायता हेतु अष्टप्रधान की तरह, अष्टप्रधान की ही तरह 8 मंत्रियों की एक परिषद होती थी, यानी जो केंद्र में व्यवस्था है वही प्रांत में भी व्यवस्था है, ताकि प्रांतों में भी प्रांतपतियों के ऊपर नियंत्रण स्थापित रखा जा सके, इसलिए व्यवस्था दी गई। ठीक, अब जब प्रांतों से छोटी बात करते हैं, प्रांतों से, हाँ 4 प्रांत रहने दो यार, 4 प्रांत कौन कौन से थे इससे क्या मतलब है। ठीक है, प्रांतों से जब नीचे बात आती है तो आती है महल की। महल, इसी को यहां जिला कहा गया। ठीक, महल या जिला कहते हैं। प्रांतों का विभाजन महल में किया गया, यानी जिलों में किया गया। और इसमें महलदार या तरफदार, महलदार या तरफदार, तरफ भी कह सकते हैं महल को, ठीक है, होता था। महलदार या तरफदार होता था। अब इसके नीचे जो आई बात वो आती है परगनों की। महल के नीचे परगने है, यहाँ पे भी परगना है, परगना अभी भी है और उस समय भी हर प्रशासन में परगना मिलता है। यानी तहसील का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पहले से चला आ रहा है, कुछ नया वया नहीं है। ठीक है, इसके अंतर्गत तरफ या मौजे आते थे। अभी कहते हैं ना मौजा है हमारे यहाँ का, कितने मौजक गांव है? 8 मौजक गांव है। ठीक है, तो मौजे हो जाते थे। मौजा क्या होता है? ऐसी इकाई जहां पर 8, 10, 20 परिवार एक ही जगह, एक क्षेत्र विशेष में स्थापित हो, रहते हैं, तो उसको मौजा कहती है। जैसे वर्तमान ग्राम सभा में क्या होता है, जरूरी तो है नहीं कि एक ही जगह पे टोटल लोग इकट्ठा बसे हुए हों और उसको ग्राम सभा बना दिया जाए।
ऐसे मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते हैं। सामान्यतः होता क्या है, ये पूरा गांव का क्षेत्र हो गया, 10-20 लोग यहाँ बसे हैं, 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 5-6 यहाँ बसे हैं, ठीक है, परिवार। और इसको पूरा मिला करके गांव हो गया, ग्राम सभा हो गई। ये जो है इसी को मौजा कहा जाता है, या मौजे कहते थे, ठीक है। तो परगना में तरफ और मौजे जो होते थे, कई तरफ या परगने मौजे मिलकर के परगना बन गया, ठीक। और परगनों का जो प्रमुख होता था उसे कहते थे मामलातदार। लातदार, लात याद रखना, मुगल काल में जो लात मारता था उसको परगने का अधीक्षक कहते थे, ठीक है। अब मौजे आए, भाई यहां परगना कब मिला, जब कई तरफ या मौजे मिले तभी तो परगना बना। तो परगने की सबसे छोटी इकाई कौन हो जाएगा, मौजा। यहां मौजा गांव से भी नीचे की इकाई है, ग्राम सभा से नीचे की इकाई है। यहां मौजा परगने में की एक सबसे छोटी इकाई। जब कई मौजे मिलते हैं तब एक परगना बनता है, और जब मौजे की बात करते हैं तो वो गांव की सबसे छोटी इकाई हो जाता था। मौजे में पाटिल होते थे, इसे ही गांव कहा गया, ठीक है। पाटिल की नियुक्ति की जाती थी, यानी प्रत्येक मौजे में एक पाटिल की नियुक्ति की जाती। देखिए वंशानुगत पद नहीं है, बाद में ये वंशानुगत बने पाटिल वाटिल के पद, लेकिन अभी तक नियुक्ति हो रही है कहां से, शासन से नियुक्ति हो रही है, ठीक है। पाटिल की नियुक्ति की जाती है। कम विस्तार, कम विस्तार, कम विस्तार, ठीक है। कम विस्तार क्या होता था, 2-3 गांव का प्रशासन देखता था, 2 या 3 गांव का प्रशासन देखता था, ठीक है। कम विस्तार का काम क्या था, 2-3 गांव के प्रशासन को देखना, ठीक है। तो ये है प्रशासन शिवाजी का। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा एक बात करते हैं जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, और आए भी हैं, जैसे सैन्य से उनके। ठीक, शिवाजी के समय दुर्ग प्रशासन अलग था। कहते हैं लगभग 250 दुर्ग शिवाजी के नियंत्रण में थे, ठीक है। अब इन दुर्गों में भी एक प्रशासन किया गया, इसमें भी अधिकारियों की नियुक्ति की गई। और दुर्ग कब नियंत्रण में रह सकता था, जब वहां के जो अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं वहां पर प्रत्येक पर नियंत्रण हो एक दूसरे का। तो यहां 3 अधिकारियों की नियुक्ति की गई, हवलदार, हवलदार, सबनिश, सबनिश और सरे नौबत, थर्ड सरे नौबत, ये 3 हो गए, ठीक। अब इन तीनों की संयुक्त जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी थी किसकी, दुर्ग की सुरक्षा का। अगर तीनों की संयुक्त जिम्मेदारी हो गई दुर्ग की सुरक्षा का, तो स्वाभाविक है तीनों संयुक्त होकर के दुर्ग की सुरक्षा करेंगे। तो ऐसे दुर्ग को विजित जल्दी नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक के अलग अलग हैं। इसीलिए औरंगजेब शिवाजी के बहुत से दुर्गों को विजित जल्दी नहीं कर पाया, ठीक है। उन्हीं के समय अभी जल्दी आया था तानाजी मालसुरे की फिल्म, अजय देवगन थे, तो देखिए एक सी वीरता का दिखाया है, ठीक है। तो ये चीजें थी दुर्ग प्रशासन में। अब आ जाइए, एक नौसेना भी शिवाजी ने रखी हुई थी, ठीक है, शिवाजी ने। तो नौसेना पे विशेष बात नहीं करते हम लोग, सीधे सीधे शिवाजी की सैन्य व्यवस्था पे आ जाते हैं, क्योंकि शिवाजी की सैन्य व्यवस्था से अधिकतर प्रश्न आए हैं। हाँ, ये है कि शिवाजी के जो नौसैनिक अड्डे थे वो जान जाइए, नौ सैनिक अड्डे शिवाजी के। कुलाबा नाम सुना होगा, कुलाबा का बंबई के आसपास है। कल्याण, ये भी नाम सुना होगा। भिवंडी, ये भी नाम सुना होगा,
ठीक है, ये शिवाजी के 9 सैनिक अड्डे थे। ठीक है, कोलाबा का कहते हैं जलबेड़ा का केंद्र था, और पहला जो युद्धपोत बिना उसका नाम गुहराब या गुराब कहा गया। घुराब, सियार, पाल, मंजुहास, गलगित या मंचवा तोपों से लैस युद्धपोत थे। ठीक है, अब शिवाजी की सैन्य व्यवस्था। इनकी जो नौसेना है वो अधिकतर घुड़सवार थी। ठीक है, कहते हैं सेना को मराठा भाषा में पाइक कहा जाता है। सेना को मराठी में पाइक कहा जाता है, और सामान्यतः जब हम शिवाजी के प्रशासन देखते हैं तो पाइक से तात्पर्य पैदल सेना से। सॉरी। ठीक है, अब शिवाजी के समय यह कहा जाता है कि जो पैदल सेना थी इनकी संख्या लगभग 1 लाख थी। शिवाजी की पैदल सेना की संख्या 1 लाख थी, लेकिन शिवाजी की सेना का मुख्य आधार, इनकी सेना का मुख्य आधार घुड़सवार सेना थी। ठीक, और घुड़सवार सेना में जब देखते हैं तो यहां पर भी 2 प्रकार के मिलते हैं। कौन कौन? एक मिलते हैं बरगीर या पागा, और दूसरे मिलते हैं शिलेदार या सिलेदार। ठीक, बरगीर कौन से थे? ऐसे घुड़सवार सैनिक जिन्हें वस्त्र, अस्त्र, शस्त्र राज्य द्वारा दिए जाते थे। ठीक, सिलेदार कौन थे? ऐसे सैनिक जो वस्त्र, अस्त्र, शस्त्र स्वयं लाते थे। ठीक, ये राज्य द्वारा ये स्वयं ला रहे हैं, तो इसकी वजह से इनका जो वेतन है वो इनकी अपेक्षा ज्यादा होता था। इसकी अपेक्षा बरगीर सैनिकों की अपेक्षा सिलेदार सैनिकों का वेतन ज्यादा होता था, और कहा गया है यही घुड़सवार सेना शिवाजी की घुड़सवारी सेना की महत्वपूर्ण चीज थी। ठीक है, तो ये इनका प्रशासन है, और हमें लग रहा है कि पर्याप्त है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग जाएंगे डीप में तो समय बहुत ज़्यादा जाएगा, और इतना समय है नहीं, तो हम लोग जब ऑफलाइन क्लास करेंगे कभी तब चालू करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।